जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत पहुंच गए हैं। 2 दिनों के उनके भारत दौरे का आज पहला दिन है। पहले दिन किशिदा ने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री के तौर पर किशिदा का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले वो मार्च 2022 में भारत आए थे। आज हम जानेंगे फुमियो किशिदा के भारत दौरे के मायने क्या हैं और भारत जापान संबंधों का इतिहास क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। और आज दुनियादारी में कहानी भारत जापान संबंधों की। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। लाल घेरे के अंदर कुछ टापू जैसी आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बसे द्वीप हैं। ऐसे 7,000 से अधिक द्वीप मिलकर जापान बनाते हैं। इनमें से 400 से कुछ अधिक द्वीपों पर ही लोग बसते हैं। इतने ही हिस्से में लगभग 13 करोड़ की आबादी रहती है। इसलिए जापान को एक सघन आबादी वाले द्वीपों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके उत्तर में ओखोत्स्क सागर और दक्षिण में ईस्ट चाइना सी पड़ता है। पश्चिम में जापान सागर है। जापान सागर को पार करती नॉर्थ और साउथ कोरिया की सीमा शुरू हो जाती है। उसके तुरंत बाद चीन आ जाता है। तीनों ही देशों के साथ जापान की ऐतिहासिक दुश्मनी रही है। नॉर्थ और साउथ कोरिया 1948 से पहले तक एक ही थे। 1945 तक जापान ने दोनों कोरिया के ऊपर कंट्रोल रखा। जापानी सैनिकों द्वारा कोरियाई महिलाओं को कंफर्ट वुमेन बनाने वाला चैप्टर आज तक जिंदा है। इसको लेकर साउथ कोरिया और जापान में तनातनी चलती है। हाल के दिनों में दोनों देशों ने तनाव कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनमें खटास बनी रहती है। उसी तरह चीन में भी वर्ल्ड वॉर से पहले जापान ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। 1937 का नानसेंग नरसंहार दोनों देशों के बीच तकरार का बड़ा कारण रहा है। अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। जापान और भारत के संबंधों का इतिहास लगभग 1300 साल पुराना है, लेकिन हालिया संबंधों का इतिहास इसी विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए, लिटिल बॉय और फैट मैन। इसने जापान को घुटनों पर ला दिया। सम्राट हिरोहितो के पास सरेंडर के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। यूरोप में युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। मित्र सेनाएं वॉर क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए न्यूरेमबर्ग में ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रही थी। मित्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर जनरल डगलस मैकार्थर जापान में भी वैसा ही ट्रायल शुरू करना चाहते थे। इसके लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट की स्थापना की गई। इसे टोक्यो ट्रायल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 11 जजों को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से राधा विनोद पाल को जगह दी गई। पाल अकेले ऐसे जज थे जिन्होंने पॉपुलर ओपिनियन से पर अपना मत दिया। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले की आलोचना की। पाल ने पर्ल हार्बर पर जापान के हमले का पक्ष भी लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाल के फैसले को जापान में पब्लिश करने पर बैन लगा दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत सरकार को पाल के फैसले से अलग कर लिया। हालांकि बाद में उनका रुख बदला। 1952 में जापान से मित्र सेनाओं का कंट्रोल खत्म हो गया। तब जाकर पाल की राय बाहर आ सकी। फिर पता चला कि जस्टिस पाल की राय में दम था। उन्हें सिर्फ जापान का समर्थक बताकर खारिज नहीं किया जा सकता था। इसी फैसले के लिए जापान की एक बड़ी आबादी उनको नायक मानने लगी। सम्राट हिरोहितो ने उन्हें नागरिक सम्मान दिया। पाल की मौत के बाद उनकी याद में मेमोरियल भी बनाया गया। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दिसंबर 2006 में भारत के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जापान के दौरे पर गए। इस दौरे पर उन्होंने जापान की संसद डाइट में भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा था, जस्टिस पाल ने जिस तरह का साहस दिखाया उसके लिए आज भी बहुत सारे जापानी नागरिक उनका सम्मान करते हैं। द लीफलेट की रिपोर्ट के मुताबिक जब 2009 में शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए तब उन्होंने समय निकालकर राधा विनोद पाल के बेटे से मुलाकात की थी। उन्होंने भी पाल के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया था। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जापान और दुनिया के अधिकतर देशों की मौजूदा संरचना तय की है, इसी वजह से राधा विनोद पाल का चैप्टर बेहद अहम हो जाता है। हालांकि जापान और भारत के बीच संबंध का पहला पन्ना 8वीं सदी में ही खुल चुका था। इसका पहला रिकॉर्ड 752 ईस्वी का मिलता है। उस समय बौद्ध धर्मगुरु बोधिसेन नारा शहर पहुंचे थे। उन्हीं के जरिए बौद्ध धर्म विस्तृत स्वरूप में जापान पहुंचा। कालांतर में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, जे.आर.डी. टाटा, रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों ने जापान के साथ भारत के रिश्तों को दिशा दी।
बोस ने जापान के सहयोग से ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 1952 में मित्र सेनाओं का कब्जा खत्म हुआ तो शक्ति स्थानीय सरकार के पास आई। उसी साल जापान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। तब जाकर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का एक दूसरे के यहाँ आधिकारिक दौरा शुरू हुआ। 1957 में जापान के प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी भारत आए। इसके तुरंत बाद पंडित नेहरू जापान गए। उसी दौरे पर वो जापान के एक चिड़ियाघर में इंदिरा नाम की हथनी से भी मिलने गए। इंदिरा को उन्होंने जापान को गिफ्ट में दिया था। नेहरू ने दुनिया के कई देशों को हाथी का गिफ्ट दिया था। इसे एलिफेंट डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। उस पर चर्चा फिर कभी। फिलहाल हम भारत जापान संबंधों पर वापस लौटते हैं। 1980 के दशक में जापानी कंपनी सुजुकी ने मारुति मोटर्स लिमिटेड के साथ करार किया। इसने मारुति सुजुकी को जन्म दिया जो आगे कई दशकों तक आम भारतीयों की पहली पसंद बना रहा। हालांकि दोनों देशों में बहुत प्रगाढ़ता अभी भी दूर थी। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए। तब पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। जापान भी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का सहयोगी था। उसने भी भारत की आलोचना की और प्रतिबंध लगा दिए। फिर अगस्त 2000 में जापान के पीएम योशिरो मोरी भारत के दौरे पर आए। वो अपने साथ जैतून की दाल लेकर आए थे। उन्होंने भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने की पेशकश की। इससे रिश्तों पर जमी धूल थोड़ी तो छटी, लेकिन इसमें तेजी आई 2006 के साल में। उस बरस भारत के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने जापान का दौरा किया। उस समय जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। उसी समय क्वाड जैसे संगठन की स्थापना की चर्चा शुरू हो चुकी थी। आज के समय में क्वाड चीन को टक्कर देने वाले सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। भारत और जापान के रिश्तों में सबसे अहम भूमिका शिंजो आबे की रही। वो पहले 2006 से 2007 और फिर 2012 से 2020 तक जापान के पीएम रहे। आबे अपने कार्यकाल में 3 बार भारत के दौरे पर आए। 2007 में उन्होंने भारत की संसद को संबोधित किया। 2014 में 26 जनवरी की परेड में वो चीफ गेस्ट बनकर आए थे। उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने जापान के साथ 2+2 डायलॉग शुरू किया। इसके तहत दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हर साल बैठक करते हैं। भारत ने व्यवस्था जापान के अलावा सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ की है। 2016 में भारत ने जापान के साथ सिविल न्यूक्लियर पैक्ट भी किया। अब जापान को भारत के परमाणु शक्ति से लैस होने पर आपत्ति नहीं है। आबे से पीएम मोदी के दोस्ताना संबंध थे। इसका सकारात्मक असर भारत के साथ संबंधों पर भी पड़ा। जुलाई 2022 में आबे की हत्या कर दी गई। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। फिर भी भारत सरकार ने उनकी याद में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया था। आबे के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी खुद हिस्सा लेने पहुंचे थे। इससे दोनों नेताओं के रिश्तों की अहमियत का सहज अंदाजा हो जाता है। आबे के बाद योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने। अक्टूबर 2021 में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर कुर्सी फुमियो किशिदा के पास आई। तब से वो 2 बार भारत आ चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए जापान की क्या अहमियत है। जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक G7 का सदस्य है। इस गुट में वो एशिया में एक लौता देश है। बाकी के देश हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी। जापान से दोस्ती की बदौलत इस गुट में भारत के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। इस साल G7 की बैठक जापान में ही होने वाली है। उसने भारत को विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया है। जापान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक 2021 में जापान भारत का 13वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। जापान 5वां सबसे बड़ा निवेशक भी था। इसके अलावा 2021 में 1400 से अधिक भारतीय कंपनियों के ब्रांच भारत में काम कर रहे थे। जापान ने दिल्ली मेट्रो के निर्माण में भारत की मदद की और वो भारत में हाई स्पीड रेलवे की स्थापना में भी अपनी सहायता दे रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किशिदा के हालिया दौरे का एजेंडा क्या है। नंबर 1, चीन का बढ़ता प्रभुत्व। इसके तहत दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करेंगे। हाल के दिनों में चीन और रूस की दोस्ती भी मजबूत हुई है। 20 मार्च को ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती भी कराई है। वो अपना दायरा बढ़ा रहा है। चीन को काउंटर करने के लिए बने क्वाड की बैठक भी आयोजित होने वाली है। क्वाड का दावा है कि वो कोई मिलिट्री गुट नहीं है। फिर भी सदस्य देश हर साल नौसैनिक अभ्यास करते हैं। इस साल ये अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में होना है। वहीं पर क्वाड की समिट भी होने वाली है। भारत भी सीमा के मुद्दे पर चीन से परेशान चल रहा है। इसको भी एक दमदार सहयोगी की जरूरत है। जापान के साथ वो अपने एजेंडे पर बात कर सकता है। नंबर 2, रूस के मुद्दे पर सहयोग। रूस यूक्रेन वॉर के मुद्दे पर भारत और जापान 2 अलग अलग ध्रुवों की तरह दिखे हैं। जापान ने खुले तौर पर रूस की आलोचना की है। उसने रूस पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके बरक्स भारत ने अभी तक रूस का विरोध नहीं किया है। वो रूस से तेल भी खरीद रहा है। जानकारों का मानना है कि जापान भारत को रूस के प्रति सख्त होने के लिए मनाने की कोशिश करेगा।
नंबर 3, G20 और G7 की बैठक। इस साल भारत G20 का मेजबान है, जबकि G7 की मेजबानी जापान के हिरोशिमा को मिली है। दोनों देश कॉमन एजेंडे पर एक दूसरे से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। जापानी पीएम का ये दौरा अचानक से शेड्यूल हुआ है, ये पहले से तय नहीं था। इस लिहाज से भी किशिदा का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। किशिदा ने भारत आने से पहले इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक आर्टिकल भी लिखा। उन्होंने इसमें लिखा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। इसका असर खाद्य संकट और खाद्य के दामों पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव इंडो पैसिफिक में भी महसूस हो रहा है। भारत और जापान इस साल G20 और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूदा संकट से निपटने में दोनों गुटों की भूमिका पर चर्चा करने वाला हूं। किशिदा ने आगे ये भी लिखा कि वो सुरक्षा, कोविड-19, पीपल टू पीपल कनेक्शन, हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट समेत कई और मुद्दों पर भी बात करेंगे। इसी एजेंडे के साथ 20 मार्च की सुबह किशिदा भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें हैदराबाद हाउस में ले जाया गया। वहां वो पीएम मोदी से मिले। दोनों नेताओं के बीच मीटिंग हुई। इसी दौरान किशिदा ने मोदी को G7 का औपचारिक न्योता भी दिया। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी मेजबान देशों से हिस्सा लेने के लिए बुलाते रहते हैं। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने क्या बोला, सुनिए। प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं।
आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का थीम चुना है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किशिदा ने G7 में भारत से सहयोग की उम्मीद जताई। कहा कि दोनों देश इंटरनेशनल ऑर्डर और बाकी मुद्दों पर साथ काम करते रहेंगे। 20 मार्च को किशिदा ने नई दिल्ली में सप्रू हाउस लेक्चर भी दिया। इसमें उन्होंने भारत को जरूरी सहयोगी बताया। उन्होंने भारत के साथ अलग अलग मुद्दों पर सहयोग के स्कोप पर भी जोर दिया। किशिदा का पूरा भाषण आप इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।